पहले की, आपको मैंने 2 दिन पहले मैसेज दे दिया, भैया राजेश जी आज से 2 दिन बाद कैंप लगेगा और आपको ये सिखाना है, तो आपकी क्या सिचुएशन रहेंगी? बाकी लोग सोचो किसी का मौका इनके बाद में दे सकता हूँ, इन्होंने क्या गलतियां किया होगा, बाकी लोग उस चीज को नोटिस करेंगे और राजेश जी अब ये बताएंगे कि ये उससे पहले क्या प्लानिंग करेंगे। एक्चुअल यही है आज की हमारी क्लास। बताइए राजेश। सर, अगर आप मेरे को बच्चों के लिए बुला रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए, तो सबसे पहले मैं ये प्लानिंग करूंगा कि मतलब बच्चों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। एक जो प्रॉपर स्टूडेंट होता है, जो एक लर्नर होता है, उसकी प्रॉपर दिनचर्या क्या होनी चाहिए। दिनचर्या के बाद अगर मैं योगा के फील्ड से जुड़ा हूँ तो मैं योगा से रिलेटेड चीजें उनको ज्यादा बताऊंगा, जैसे कि आप ओम चैंटिंग करो। ओम चैंटिंग के बाद अगर अपन कपाल भाती करते हैं तो उसकी अपनी मेमोरी डबल, मतलब उससे पॉलिश होती है और उससे डबल मेमोरी बढ़ जाती है। वो चीज़ ऐड करूंगा। उसके बाद सर मैं उनकी जो, अगर मैं योगा से जुड़ा हुआ तो थोड़ा मतलब डाइटिंग का भी उनका ध्यान रखूंगा, नरिशमेंट का भी ध्यान रखूंगा। और उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलम का प्रोग्राम भी रखूंगा कि आप मतलब अगर स्टडी करने के बाद अगर आप अपने आप को थकाउट या टायर्ड फील करते हो तो आप एक्स्ट्रा में अपनी कोई भी जो अपना गेम है वो खेल सकते हो, या मतलब अपने फ्रेंड के साथ ही घूमने जा सकते हो। इस तरह से मतलब एक संपूर्ण विकास का प्रोग्राम रखूंगा ताकि वो केवल मतलब वो मतलब केवल स्टडी नहीं, उसका संपूर्ण विकास हो सके। इस तरीके से मैं सारी प्लानिंग करूंगा सर। जी सर, वेरी थैंक यू। गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं इसी इसी टॉपिक के लिए एक और पर्सन को बुला लेता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे सामने आएंगी पुष्पा जी। इसी टॉपिक को आपको बोल दिया गया कि 2 दिन के बाद में एक मेमोरी बढ़ाने का आपको सेशन देना है स्कूल में। तो आपकी क्या पूर्व धारणाएं रहेंगी, क्या क्या चीज आप करेंगी पहले से प्लान करके, और उस ड्यूरेशन में आप क्या करेंगी बताइए शॉर्ट। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, आ रही। पुष्पा जी की नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है जी, बताइए। सर पहले बच्चों का लेवल देखेंगे कि किस हिसाब से है, और उस हिसाब से हम पाठ योजना को तैयार करेंगे कि कैसे हम लेसन को बना सकते हैं। और मतलब जैसे मेमोरी के लिए तो मेमोरी से पहले उनको उस तरह की एक्टिविटी कराएंगे जैसे कि उसमें बढ़ सके, मतलब कि मेमोरी किस प्रकार से बढ़ती है उस तरह की क्रियाओं को हम पहले शॉर्ट क्रियाएं करवाएंगे, उसके बाद आगे की जो हम कराना चाहते हैं वो कराएंगे। और पहले से ठीक हम है, तैयार करवाएंगे हमें क्या करवाना है, कैसे करवाना है। वेरी गुड। ये 2 पॉइंट आपने बहुत अच्छे बोले। सबसे पहली बात जो आपकी जो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस वाली थी पुष्पा जी, आप सभी सुने, वो ये थी, आप माइक बंद कर लीजिए। वो ये बात थी सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस की, पहले हम ये देखेंगे कि बच्चे कौन है। बच्चे भैया नर्सरी के भी होते हैं, फिफ्थ के भी होते हैं, 10th के भी होते हैं और कॉलेज वाले भी होते हैं। बच्चे हैं कौन, यानी कि सामने है कौन हमारे, जो हमने कल बात किया था कि बिगनर्स हैं या पहले की कर चुके हैं, उनका लेवल किस लेवल का है वो, तभी तो आप कुछ करोगे। आप बोलोगे मैं तो मेडिटेशन करा दूंगा, सामने मिल गया आपको नर्सरी के बच्चे, फिफ्थ क्लास के बच्चे, क्या कराओगे उनको? नहीं करेंगे वो। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको कि सामने है कौन आपके, पहले इस चीज का चुनाव करोगे। उसके बाद में जो आपको टॉपिक मिला है, जो राजेश जी ने पकड़ा, उस टॉपिक का उद्देश्य क्यों आप कर रहे हो। इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला राजेश जी ने, सर्वांगीण विकास करने के लिए मैं पहले ही कल्पनाएं करूंगा, पहले ही ये प्लान कर लेंगे कि मेरे को 10 मिनट का टाइम मिला, 10 मिनट का मुझे लेक्चर देना है, मैं पहले से ही तैयार रखूंगा कि मुझे स्टार्टिंग की 1 मिनट तो अतिथियों के सम्मान में लग जाएगी। ठीक है जी, गया 1 मिनट, वो तो फिक्स है। 9 मिनट बच गया, उच्चारण भी आप कराओगे, स्टार्टिंग में ओम बोलोगे। उसके बाद में आप कहाँ से शुरू करोगे,
और क्या क्या चीज आप सिखाओगे, पूरा प्लान करोगे। अगर बिना प्लानिंग किए गए तो ये होएगा यार सोचा कुछ था और वहां कुछ बता दिया मैंने। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं इसी चीज में ढीला हूँ, लेकिन अब मैंने इसको इम्प्रूव कर लिया धीरे धीरे। मैं अपनी एक बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस था वो मेरा, जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअलिटी में लेसन प्लान क्यों करना चाहिए। क्योंकि मैं हॉस्पिटल और कॉर्पोरेट से मैं लेक्चर तो मैं देता ही हूँ, तो मुझे कॉर्पोरेट में लेक्चर के लिए बुलाया गया। पहले तो मुझे इंटरनेशनल योगा डे पे योगा के लिए बताया गया था, भैया योगा तो डेली का काम है। उसमें ये था कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा प्लान करने के लिए मुझे, वो तो अब तो कभी बुला लो अभी कभी दे देता हूँ। फिर अगले दिन अब उन्होंने बुलाया मुझे कुछ दिनों बाद, बोले कि नेचुरोपैथी डे के लिए आपको आना। बोले कि आपको नेचुरोपैथी डे के ऊपर नेचर के ऊपर स्पीच देना है, पहली बात। अब मैंने सोचा कि भैया चलो, ऑफिस वाले लोग हैं दिल्ली के हैं, उनको दे दूंगा मैं लेक्चर, ठीक है। वहां जाके पता चला उनकी 3 ब्रांच निकल आई। बोले एक बेंगलुरु है, एक ऑस्ट्रेलिया की है, एक दिल्ली की है। भाव फंस गया मैं तो बीच में। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया वाले आ गए, अब उनको तो हिंदी नहीं समझ आएगी और मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग, मैं क्या करूं। तो मैंने पहले ने भी इंक्वायरी किया भैया सुनने वाले कौन है, यानी कि पहले हमें ये देखना है हम जहां पे जा रहे हैं वो है कौन। बिना प्लान के जाएंगे तो ऐसा ही होएगा। तो मेरा उस दिन भाग्य ने साथ दिया और ऑस्ट्रेलिया की कनेक्टिविटी कट गई। मासू कह रहा है, मैं खुश हो गया अंदर से। तो बेंगलुरु वाले फिर भी रह गए। तो क्या हुआ, सामने दीवार जितनी बड़ी स्क्रीन सामने रख दिया, सामने मैं देख रहा 50 लोग बेंगलुरु के बैठे हैं, 50 लोग दिल्ली के बैठे हैं। अब बोलो भैया लेक्चर दो। मैं बोला देखो जी, मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, इंग्लिश में मैं इतना अच्छे से नहीं दे पाऊंगा लेक्चर। बोले ठीक है इंडिया के चल जाएंगे। तो मैंने हिंदी में अपना लेक्चर शुरू किया। तो और नेचुरोपैथी डे था, मैं सोचा यार पानी पे तो बोलना है मुझे, डाइट पे तो बोलना है, कौन सी बड़ी बात है। बिना तैयारी के मैं चला गया और मैं जानता हूं मैंने वो 1 घंटा गिन गिन के काटा, कब टाइम होएगा, कब टाइम होएगा, कब टाइम होएगा। मुझे खुद इतना अपने ऊपर गिल्टी फील हुआ, यार राहुल तूने पानी के ऊपर लेक्चर देना था। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हुआ अपनी बात से। पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिना प्लानिंग के जाओगे तो इजी से इजी टॉपिक भी फ्लॉप हो जाएगा आपका। सर पानी पे कोई स्टेज पे ज्यादा चीजें भूल जाते हैं। ना 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 भूलने वाली बात नहीं, वो आपका फोबिया है। मेरा ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे प्राइम मिनिस्टर के आगे खड़ा कर दो आप, मैं वहां नहीं रुकने वाला। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं वो आप समझो। जो टॉपिक आपको मिला है उसको एक बार प्लान करना जरूरी है, चाहे आपको कितना ही क्यों ना आता हो वो टॉपिक, एक बार पढ़ना जरूरी है। और आपको पूरा उसको डिवाइड करना जरूरी है कि आप 10 मिनट आपको पानी पे बोलना है, ठीक है, 10 मिनट उसकी प्रिकॉशंस पे बोलना है, 10 मिनट से आपको डाइट पे बोलना है, फिर 10 मिनट उन लोगों के डाउट्स लेने हैं। तो एक पूरा प्लान होगा। बिना प्लानिंग का, जैसे मेरा वो उस दिन का लेक्चर मैं भूल नहीं सकता, मेरी लाइफ में पहली बार फ्लॉप हुआ था मेरा। तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा लेकिन मैं समझ गया कि फ्लॉप है। तो वो उसकी फिर मैंने पकड़ी, ऐसा क्यों हुआ? कि मुझे अपने ऊपर ईगो आ गया था, भैया बहुत मैं तो बोल लूंगा, लेकिन फ्लॉप। तो वहां से मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से कि बिना प्लानिंग के इजी टॉपिक भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सामने कौन है सुनने वाले, उनको हिंदी आती है क्या, उनको इंग्लिश आती है क्या, कौन सी भाषा आती है, सबसे पहले ये जरूरी है। नहीं तो जैसे मुझे झटका मिला ऑस्ट्रेलिया की टीम का, एकदम से आपको ही मिल जाएगा कभी। मिलता है भैया, जब आप आगे बढ़ोगे ना मिलेगा आपको, ऐसे झटके जी मिलेंगे। सर, मेरे को भी मिला था। हाँ, सबको मिलते हैं भैया ये। और तो मेन मेन चीज समझ पा रहे हो आप कि मेन प्लानिंग क्यों चाहिए। आज यही है कि प्लानिंग हमें क्यों करनी है।
और रेफरेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको, ये मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है अभी? नहीं भैया। नहीं, अभी नहीं हो रहा। हाँ, अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। अभी विजिबल होगी ना? हाँ हो रही है भैया, हो रही है। जी। ठीक है। और एक पूरी प्लानिंग क्यों चाहिए? देखिए, सबसे पहले इन्होंने 5 पॉइंट दे दिए। अच्छे टीचर क्या होता है, आप खाली लेक्चर से मत लो। जैसे कि मैं भी आपका टीचर हूं, अब मुझे क्या पढ़ाना है, अगर मैंने पहले ऑर्गेनाइज तरीके से उसको नहीं पढ़ा, उसमें क्या क्या मुझे पिक्चर आपको दिखानी है, अगर मैंने वो कलेक्शन नहीं किया, तो मेरी इजी क्लास भी फ्लॉप हो जाएगी। ऐसा होता है, मैंने 1-2 क्लास में ऐसा एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है मेरे साथ में। हठयोग पर दीपिका, जो मुझे बिल्कुल कंठस्थ है, योग दर्शन, और लेकिन बिना तैयारी के अगर जिस दिन मैं मैदान में आ जाऊं, मुझे खुद मजा नहीं आता यार, भ्रल तूने क्या पढ़ा दिया, मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हुआ अपने पढ़ाने से, तो स्टूडेंट क्या होंगे मेरे से। इसलिए अच्छा टीचर होता है, पहले से प्लानिंग करता है कि इस तरीके से पूरी क्लास को लेके जाएगा। स्टार्टिंग ये रहेंगी, इन एग्जाम्पल से लगभग लगभग लेके जाना है, और एंडिंग इस तरीके से आपको पूरी क्लास करनी है। उसका फायदा क्या होएगा? सबसे बेस्ट होता है राइटिंग में। अगर आपने राइटिंग में चीजों को लिख लिया, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका वही है कि पहले जो आपको बोलना है, आपको अच्छे तरीके से वो आपके पास हो डाटा, या तो आपके माइंड में पूरा पॉइंट टू पॉइंट सब लिखा हुआ हो, या फिर सर आपने लिख लिया हो। आवाज आवाज कट रही है मेरी? हेलो? सर सही आ सही रही है है अगर सर, आवाज। आ रही है। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, जैसे कि उससे क्या होगा ना, टीचर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप सोच लो कि देखो ये पॉइंट कितने इजी हैं, अगर मेरे सामने पीडीएफ ना हुई, मैं डायरेक्ट आपको ऐसे माइक खोल के बता रहा हूं, मैं अपने विषय से भटक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पॉइंट्स नहीं, मेरे पास कुछ भी, या तो मैं अपने पॉइंट्स नीचे लिख के रखूं, मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, 2 पे 3 पे ये 4 पे ये, या फिर मेरी स्क्रीन पे मेरी प्रेजेंटेशन में वो चीजें ऐसी हो जो मुझे भटकने ना दे। बीच बीच में मैं कई एग्जाम्पल से भटक जाता हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन जब होती है, नहीं अगला पॉइंट ये है, वापस आ जाता हूँ अपने ट्रैक पे। तो इसका ये क्या है, ये भी पूर्व कल्पनाएं है, पहले की प्लानिंग है ये, कि आज हमें ये करना है। अब मैंने पहले से ही अपनी बुक में मार्किंग करके रख लिया, अब मैं इन लाइनों को हाईलाइट करूंगा। अब जैसे ये बुक सामने है, अब ये तो चलो सिंपल है, अब ये इतना बड़ा पेज आ गया, अब एक तो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूं, अध्यापक के लिए जिस किसी विधि को प्रयोग किया जाए, एक तो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूं, और एक मैं पहले से ही बोल दूं मुझे तो ये पढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बस, और मुझे इस पेज की लाइन से कोई मतलब नहीं। ये है पहले की प्लानिंग, कि मैंने पहले ही प्लान कर लिया। मैं ये बोलूंगा, थोड़ा बहुत मैचिंग का दाएं बाएं एट अ टाइम चल जाता है, लेकिन मेन मेन चीजें क्या हुआ, मैंने प्लान करके पहले ही रखी है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, और ऐसी ऐसी लाइनों को सिलेक्ट कर लिया जिससे हमारा टॉपिक पूरा आसानी से कवर हो जाए। ये हैं पहले की कल्पनाएं, और ये अच्छा टीचर हमेशा इस तरीके की चीजों को अपनाता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसका जो कहना चाह रहा है वो अपने उद्देश्य, यानी कि क्यों उसने क्लास रखी है, मेरा क्लास का पर्पज आप लोगों को आज लेसन प्लान सिखाना है, तो आप लोगों को मैं उस चीज अच्छे से सिखा पाऊं। अगर मेरे पास ये चीजें हैं, मैंने पहले से डाटा स्टोर किया है, तो आप सीखोगे, अदरवाइज आप नहीं सीखोगे। तो आप समझ पा रहे हो? और इसके बाद में आगे फ्यूचर में भी आगे जो हमें करना है,
कि कल मैं ये करूंगा, कल हम ये पढ़ेंगे, आप लोगों को ये पढ़ करके आना। मैं पहले ही सोच के आ गया मैं आपको कल क्या होमवर्क देना है मुझे। तो इन सभी चीजों की पहले प्लानिंग होती है, और जो टीचर इनकी प्लानिंग नहीं करता, अच्छे से अच्छा टीचर भी फ्लॉप बेकार हो जाता है। अब जो हमें लेसन प्लान करना है, उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटी सबसे क्या होती है, मतलब कि समय पूर्व। समझे आप? समय पूर्व का मतलब कोई समझा सकता है मुझे अपनी क्लास में से? समय पूर्व का मतलब क्या होता है? समय से समय से पहले पहले। जो टॉपिक है समय से पहले पहले, बना के रखना बिफोर चाहिए। टाइम। क्या मैं एक सप्ताह पहले बना लूं? क्या वो समय से पूर्व होगा? एक महीने पहले नहीं, बना लूं नहीं नहीं, तो नहीं सर, नहीं होगा। टाइम मंडे पीरियड नहीं फिक्स सर। होगा। करना है जब तक पढ़ाने हमारे से पहले माइंड कुछ में टाइम रहे वो पहले। चीज। जैसे ये आप क्वेश्चन पढ़ाने जा पेपर रहे में हैं आ तो चुका है। जैसे आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके 1 घंटे या 2 घंटे पहले आप खुद भी रिवीजन करेंगे, तब आप हमें पढ़ा वेरी गुड, पाएंगे। बहुत क्लास के बढ़िया पहले। मीनाक्षी जी, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। दूसरे तरीके से पूछा था घुमा के इसी क्वेश्चन को, इस तरीके से पूछा था कि गुड अच्छी पाठ योजना में टीचर कितने समय पहले तैयारी करेगा या उसको करनी चाहिए, और ऑप्शन में दिया था 1 महीने पहले, 1 सप्ताह पहले, तुरंत, या कुछ समय पूर्व। तो देखो उत्तर आपके सामने है। इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन को भी एग्जाम वालों ने कितना डिफिकल्ट बना दिया। जैसे मुझे 3 बजे मेरी क्लास है, तो मुझे चाहिए कम से कम मैं 12 से लेके 3 बजे कम से कम इसके बीच में 1-2 घंटा जरूर मैं ये पढ़ूं कि मुझे पढ़ाना क्या है आपको। ये हुआ कुछ समय पूर्व जो प्लान करना है। क्यों? क्योंकि जो आइडिया, जो एग्जाम्पल्स थोड़े टाइम में आए हैं वो मुझे याद रहेंगे अभी, जो मैंने खुद ही सोचे होंगे अपने आप। लेकिन 1 महीने पहले जो मैंने सोचा होगा वो मैं आज भूल चुका हूँगा। बहुत कम मुझे याद होगा कि ये एग्जाम्पल मुझे बोलने हैं जिससे मेरी क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझ आए। इसीलिए कुछ समय पहले ही प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। और जो भी चीज दी जाए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं भैया कुछ भी पढ़ा दिया करके फटाफट, नहीं, थोड़ा बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो, समझ आए। और विस्तृत यानी कि अगर आवश्यकता हो जो जो जितने मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कराना, ये अच्छे टीचर की बहुत बड़ी क्वालिटी है। नंबर 3 पॉइंट जो दिया है यहाँ पे, वैयक्तिक भिन्नता का विचार, मतलब कि इंडिविजुअल। चलो आप लोग तो सीनियर हो, यहाँ पे फिर भी चल जाता है कि भैया हमें थोड़ी सी बातें बोलनी है, चल जाएगा कि बड़े लोग हैं सुनने वाले, सब लोग मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन अगर सामने बहुत बच्चे लोग बैठे हैं, या फिर लगा लो कि गांव में हम कहीं लेक्चर दे रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, उनके सामने आप ऐसी वैसी बात बोल दो, घुमा के मारेंगे आपको। अरे शर्म नहीं आती तेरे को, लड़कियों के सामने ऐसी बात बोल रहा है तू? अनपढ़ लोगों के बीच में इस तरीके का आप लेक्चर देना, वो समझते हैं इन चीजों को, लाज शर्म को मानते हैं बहुत ज्यादा। यानी कि और विशेष तौर पे वहां क्या, सामान्य पढ़े लिखों में भी हमें इन चीजों का भेद रखना पड़ता है। बोलते हैं कि सोच समझ के बोलो आप कहाँ पे खड़े हो। ये चीज होती है ना कि वैयक्तिक भिन्नता। और ये 6 बातें यहाँ पे विशेष रूप से बताई गई, इन 6 बातों का ध्यान रखना। पहला कि उद्देश्य, दूसरा क्रियाओं और अनुभवों का क्रमबद्ध कथन। ध्यान दीजिए, क्रमबद्ध, कि हमें क्या क्या करना है। आवश्यक सामग्री, कि आपको क्या क्या चाहिए। प्रयुक्त क्रियाविधि का विवरण, जो आपने बताया है उसको विस्तारित रूप से बताएं। पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान, कि पहले की क्या प्लानिंग रही आपकी, या पहले आप जो प्रैक्टिस कर चुके हो और बाद में आप जो करोगे, और आगे की जो प्लानिंग होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आज से 20 दिन बाद हमारी एनाटॉमी की क्लास पूरी हो जाएगी।
2 दिन के अंदर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग भी फिर अपना प्लान करोगे ना कि हाँ ये है। हमने पहले ही बता दिया कि मंडे से योग दर्शन की क्लास शुरू होगी। आप अपना टाइम निकाल लीजिए 4 से 5 बजे का। जो अच्छा टीचर होता है वो हर मैसेज को पहले रिलीज कर देता है, 3-4 दिन पहले, हफ्ता पहले, या कम से कम 1 दिन पहले जरूर। संशय में नहीं रखता बच्चों को कभी भी। और क्या है कि पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा दी गई टीका टिप्पणी देने का प्रावधान। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। वैसे ये चीजें प्रैक्टिकल क्लास के लिए बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग के जरिए आपको बताना चाहता हूँ, एक आर्टिकल के जरिए, जिससे आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओ। ये आर्टिकल है, ये हमारी बीच की एक साथी हैं लक्ष्मी जी, उनका आर्टिकल है ये। और उन्होंने क्या कैसे क्या प्लान किया मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जिस तरीके से प्लान करके उन्होंने ये आर्टिकल लिखा और पेपर में उनका प्रिंट हुआ। आप भी सोचना कि क्या उनकी मेंटलिटी रही होगी। देखिए, सबसे पहले उन्होंने उद्देश्य को लिया। उद्देश्य के मतलब कि हमारा आर्टिकल लिखने का उद्देश्य क्या है, हम योगा करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? हम मेमोरी के लिए करा रहे हैं, उनके स्ट्रेस के लिए करा रहे हैं, फैट के लिए करा रहे हैं, स्ट्रेंथ के लिए करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? पहले उद्देश्य होता है हमेशा। उद्देश्य के बाद में क्या होता है उसकी, वो हम क्यों करें, उनको वो बताना पड़ता है कि आपको ये क्यों करना है। कि देखो आजकल ऐसी ऐसी समस्याएं आ गए हैं कि व्यक्ति भटकता जा रहा है। एक ओवरव्यू देना होता है कि आपको इसलिए करना है, इसलिए जरूरी है, नीड क्या है। मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं एक्टिव कर देता हूँ, भैया इस किताब से क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों का माइंड एकदम से खुल जाता है, ओ किताब क्वेश्चन आया है यहाँ से, आपका माइंड और एक्टिव हो गया। तो अच्छा टीचर क्या होगा, क्लास कराने से पहले ही बता देगा आपको। जो आज हम करने वाले हैं, आज मैं आपको इतनी अच्छी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आप 10 मिनट में आप डेली कर लो, 1 महीने में आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। सारे स्टूडेंट बेताब हो जाएंगे, अरे टीचर कुछ बताएगा बताएगा हमें बताएगा। मतलब कि कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो स्टूडेंट को एक तरीके से बेताब कर दे कि हाँ कुछ आज नया मिलने वाला है हमें क्लास में। एक दूसरा और सबसे मेन बात होती है रेफरेंसेस, कि जो भी आप बोल रहे, देखो इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। हम मन को खुश कैसे करेंगे, रेफरेंस दे दिया योग दर्शन का, कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये बातें अपने मन घटक नहीं कह रही हैं, जो चीजें कह रही हैं। आर्टिकल लिखा किसने, लक्ष्मी जी ने। लेकिन लक्ष्मी जी अपनी मन की बात कुछ नहीं कह रही हैं, हाँ अपना ज्ञान जरूर इसमें डाल रही हैं। लेकिन मेन जहां से लिया, रेफरेंस दिया है कि योग दर्शन से मैं ये बातें बोल रहा हूं। उनके पॉइंट उठाए, पॉइंट उठा के उनको अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। ये राइटर का खुद का काम है, लेकिन मुख्य भूमिका है योग दर्शन की। समझ पा रहे हो आप सभी? क्या होता है प्लानिंग, आपको हर एंगल से समझना है। अपनी क्लासेस में किस तरीके से आप हर चीज को प्लान करोगे, बाकी धीरे धीरे आप समझ जाओगे। थोड़ा सा है समझने का टॉपिक ये, जो पहले से जुड़े हुए हैं वो जल्दी समझ जाएंगे मेरी बातों को, और जो एक्सरसाइज नहीं कराते उनको थोड़ा टाइम लगेगा। पहले देखो, जब हम कहीं पर भी प्रैक्टिस या अपना लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं, पहले तो अभ्यास की प्रस्तुति, मतलब कि मैं ये लेक्चर क्यों दे रहा हूं, ये आर्टिकल में क्यों लिख रहा हूं, और उसके बाद में क्रियाविधि, ये करो ठीक हो जाओगे। जैसे अभी यहाँ पे दिया ना एग्जाम्पल में, ये आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा है, मन को खुश कर रखने के लिए। और उसके बाद में एक्टिविटी क्या दी, इसको आप अपनाओ जो योग दर्शन में दिया हुआ है, मैत्री करुणा, ये बात फॉलो कर लो, आप ठीक हो जाओगे। ये एक्टिविटी, और एक्टिविटी को और विस्तारित रूप से यहाँ पे बता दिया
कि मुदिता को ऐसे लगाओ अपने जीवन में, उपेक्षा को ऐसे अपने जीवन में लगाओ, करुणा को ऐसे अपने जीवन में लगाओ। ये हो गई क्रियाविधि, ये थ्योरेटिक रूप में है, लेकिन आपके जो एग्जाम में है यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से आएगा। लेकिन समझाने की दृष्टि से मैंने वो आर्टिकल उठाया, तो आप लोग आशा है कि आपको समझ भी आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। अब सबसे पहले अब क्या करेगा टीचर, अब क्लास हो रही है, सबसे पहले ये पॉइंट ये भी एग्जाम में आया था एक बार, मुझे पूरा याद आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था पेपर में, ये वाला क्वेश्चन, ये लाइन आई थी पेपर में। इस बुक से इतने क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में, आप सोच नहीं सकती ये बुक कितनी जरूरी है। पेपर में क्वेश्चन ये आया था, शायद 2019 में आया है, कि कक्षा के प्रारंभ में क्या कराना चाहिए। ऑप्शन ए ध्यानात्मक, सॉरी ऑप्शन ए दे दिया आसन कराइए, ऑप्शन बी प्रार्थना कराइए, ऑप्शन सी शवासन कराइए, ऑप्शन डी कुछ भी और। तो हमेशा ध्यान रखेंगे योग का जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रार्थना हमेशा ही सबसे पहले और सबसे लास्ट में, दोनों में आएंगी। 2017 में सर पूछा था। हाँ थैंक यू, 2017 में क्वेश्चन आया था, मुझे याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है इतना मुझे पता है, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, प्रार्थना वाला क्वेश्चन। 17। इस बुक के हर पेज से क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम में, हर पेज को इतने अच्छे से आप पढ़ो, ये बुक इतनी जरूरी है। और ऐसा क्यों करो, ताकि एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। मन भटका हुआ था, भागा भागा आया कोई क्लास में, अब उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाए, इसलिए प्रार्थना कराओ सबसे पहले। और उसके लिए आपको पता ही है कि ध्यानात्मक आसन होना चाहिए, पद्मासन हो, स्वस्तिकासन हो, बैठने की दिक्कत होती है चेयर पे बैठ के करा दो, लेकिन प्रार्थना जरूर करनी है। और क्या जरूरी है, अब इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया प्रैक्टिस को। ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा जाने की संभावना बनती है कि दो भागों में बांटा जाएगा। किसको, यौगिक अभ्यास को प्रस्तुत करने के साथ पाठ का आरंभ होता है, और पाठ के आरंभिक कार्य को दो भागों में बांटा। अब देखो दो भाग क्या है। पहला भाग जो दिया है यहाँ पे, अभ्यास की मौखिक प्रस्तुतिकरण। मौखिक यानी कि बोल के बताना। अगर मैं आज का क्लास की बात करूं तो जैसे आज स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा, आज हम पढ़ेंगे, आज हम कि हमारा लेसन प्लान क्या होता है, क्यों हमें लेसन प्लान करना चाहिए। मैंने आज आते स्टार्टिंग में बोला ना, यही तो है कि पहले स्टार्टिंग आपको क्या करनी है, पहले बोल के बताना है आपको, आज हम ये करने वाले हैं। ऐसी प्रैक्टिकल क्लास में आप जाओगे, कोई नई जगह पे आप कैंप लगाने गए हो, और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि सुनने वालों में एक तो रुचि पैदा हो, इंटरेस्ट जागे, अरे मैं तो यही तो करना चाहता था, अरे तो मुझे बड़ी अच्छी जगह पे आ गया मैं। और उनको उत्साह दे देना, अरे ये पेपर में आने वाला, अच्छे से पढ़ लो इस किताब का। ये आप लोगों के अंदर एकदम से अटेंशन जाग गई है, ये लाइन आ चुकी है, पेपर क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो ये क्या है, एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण आज हम ये करेंगे, और इसकी ये वैल्यू है। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग हो गया उसका प्रैक्टिकल, कि जो चीजें हैं, या तो सामग्री की सहायता से, सामग्री कल हम पढ़ चुके हैं, दृश्य सामग्री क्या है, श्रव्य सामग्री क्या है। दृश्य यानी कि जो देखी जाती है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, स्लाइड्स हैं। श्रव्य यानी कि जहां से आवाज पैदा होती है, स्पीकर है, सुन पा रहे हैं हम। और जो दोनों का मिक्सर, टेलीविजन हो गया, कोई और चीज हो गई, या तो कोई सामग्री हो जिसके द्वारा टीचर सिखा दे, या फिर सबसे बेस्ट तरीका कि टीचर खुद ही प्रैक्टिस करे।
सामने टीचर खुद ही डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि चक्रासन ऐसे करना है, पैरों का इतना गैप होना चाहिए, हाथ इस तरीके से रखना है और इस तरीके से धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे उठना है। टीचर खुद करके दिखाए, ये है उसका दूसरा स्टेप। प्रदर्शन का अभ्यास किया है उसने। अब अभ्यास करने के बाद में क्या चीज जरूरी होती है? विशेषताएं बतानी, विश्लेषण करना, अभ्यास का विश्लेषण। विशेषताएं क्या है, हम क्यों ये कर रहे हैं? आपके मन में आएगा ना, क्यों मैं चक्रासन करूं? आप बोलोगे चक्रासन इसलिए करो ताकि आपकी बैक में लचीलापन बना रहे। आप जब चक्रासन करने वालों को कभी कुबड़ापन नहीं आ सकता लाइफ में, उनके माइंड एक्टिव रहेगा, शरीर बिल्कुल स्फूर्तिवान बना रहेगा। यानी कि ऐसी वर्डिंग बताना उस आसन की, एक्चुअलिटी भी है भी यही चीज है, मैं बनावटी नहीं बोला हूं, होता भी ऐसा, लेकिन आपको उस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है कि सामने उनके अंदर इंटरेस्ट जाग जाए, इतनी अच्छी अच्छी विशेषताएं बताई जाएं कि उनको लगे हाँ यही तो मुझे करना चाहिए, इसी के लिए तो मैं आया हूं यहाँ पे। आगे क्या बताया गया? अब उसके बाद में, अभी पहले तो टीचर ने बता दिया, खुद भी करके दिखा दिया कि ऐसे चक्रासन किया जाता है, उसकी विशेषताएं बता दी। अब कहा कि चलो बच्चों अभ्यास करो। अब बच्चे खुद करेंगे, खाली देखने से उनको नहीं आएगा, करने से आएगा। जब तक खुद अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक बच्चे नहीं सीख सकते। और क्या करेगा, क्योंकि बच्चे कभी पहली बार आपने पढ़ाया सिखाया उनको चक्रासन करना, हैंडस्टैंड करना, वो गिर जाएंगे, चोट लग सकती है, तो टीचर क्या करेगा, पूरी तरीके से ध्यान रखता है उनका, वो क्या गलतियां कर रहे हैं, कहीं उनको चोट ना आ जाए। टीचर उनका ध्यान रखेगा, बच्चों को तो बोलेगा बच्चों कुछ नहीं होता, करो करो, लेकिन टीचर तैयार रहेगा। अगर ये गिरा एकदम से मैं इसको पकड़ लूंगा चक्रासन में, बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि बच्चों आपको कुछ नहीं होएगा, आप करो, खड़े होकर चक्रासन करो। लेकिन टीचर अपना हाथ नीचे रखेगा कि जैसे ये गिरेगा बाय चांस मैं इसको पकड़ लूंगा, इसको चोट नहीं आएगी। तो अच्छा टीचर क्या होगा, बच्चों को खुद प्रेरित करेगा करने के लिए, और खुद पीछे से उसको नुकसान न हो, खुद सहायक रहेगा पीछे से बच्चे को बिना बताए। या बच्चा अगर डरता है तो बच्चे को कि मैं आपके साथ हूं, आपको कुछ मैं होने नहीं दूंगा, इस तरीके से बच्चे को उत्साहित करना है। पर्सनल कराया, अब आगे ग्रुप में, अब पूरी क्लास कर रही है एक साथ, पूरे क्लास को प्रैक्टिस कराया। अशुद्धि सुधार, अब ऐसी तो बात नहीं है कि एक ही बार में बच्चे टीचर बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, नहीं, गलतियां होंगी ना उनसे, उन गलतियों को सिखाना, उन गलतियों को कैसे वो दूर करें ये बताना। कि बच्चे बोलेंगे सर कोने मोड़नी है क्या, हाथ 1 फीट खोलना है, 2 फीट खोलना है, सर मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं कर पा सर, आज तो मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। यानी कि उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से, कई एक्चुअलिटी भी होती है, कुछ बहाने बनाते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से टीचर डिसाइड करेगा कि क्या करना है, और ऐसे बता के फिर दोबारा से निर्देश देगा ऐसे करो। और दूसरा, टीचर फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, औपचारिक, इसका मतलब कोई मुझे समझा सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, सर औपचारिक और फॉर्म अनौपचारिक? फॉर्मल सर किसी को लिखित मतलब रूप में पता है होता है, इसका क्या क्या होता होता है अनौपचारिक है औपचारिक? बिना लिखा हुआ मौखिक रूप में सर। नहीं सर, औपचारिक मतलब क्या होता है, किसी ना, भी चीज को हम जो है वो सही ढंग से क्रमबद्ध रूप से बताते हैं, सिस्टमेटिक वे पे। जैसे निर्देशन कार्य बोला तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे तो पहले बोलेंगे पहले आप ये करिए, फिर उसके बाद ये करिए, तो ये एक फॉर्मल लैंग्वेज हो गई। नॉर्मली हम इंस्ट्रक्शन के साथ दे रहे हैं और वहां पर एक हम एजुकेशन के रूप में दे रहे हैं, तो सही वर्ड का उपयोग करेंगे। अनौपचारिक क्या हो गया कि जैसे हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हम उनको कुछ भी बोलेंगे नॉर्मली रूप में, तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। और वहां पर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है सही तरीके से नहीं देंगे, सिस्टमैटिक नहीं देते हैं, तो वो अनौपचारिक है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया।
बहुत कंप्लीट डेफिनेशन इन्होंने दे दिया है फॉर्मल और इनफॉर्मल की। जैसे कि लेकिन कई बार फॉर्मल जो होती है ना, क्लास को कंसेप्ट से क्लियर करने के लिए इनफॉर्मल बनना पड़ता है टीचर को, लेकिन मेन जो होता है वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब कि जैसे कि प्रधानमंत्री है, वो लेक्चर दे रहा है, मैं ठीक है, मैं कॉर्पोरेट में गया और मैं वहां पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ, सामने मेरे मीडिया भी खड़ी है, मुझे पता है कि मीडिया जो मैं बात बोलूंगा एक एक बात को नोट कर रही है, कल को पेपर में न्यूज में वही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, हर चीज को सोच समझ के बोलूंगा। लेकिन अब मुझे पता है कि सामने भैया मेरे दोस्त है, मेरी क्लास है, मेरी अपनी जेआरएफ की क्लास है, सब दोस्तों की तरह है मेरे। अब मैं फिर इनफॉर्मल हो गया, मजाक भी कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, एक दोस्तों की तरह व्यवहार करना, वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में होता है। सामान्यतः फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज होती है, और जो कॉमेडी होना, कुछ अलग तरीके से नई नई चीज एक्टिविटी ऐड करना, जो सामान्य रूप से हम दोस्तों के रूप में करते हैं। जैसे कि ये पॉइंट मैं आपको अब ऐसे सिखा रहा हूँ, इसी चीज को जब मेरे से कोई फ्रेंड मेरे से पूछता है तो मैं उसको बड़ा मजाकिया ढंग से अजीबोगरीब एग्जाम्पल से समझाता हूँ और वो समझ जाता है फिर वो। लेकिन वो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ नहीं अप्लाई कर सकता क्लास में, क्योंकि सबकी अपनी मर्यादा है। तो क्या है कि जब आप मास मीडिया में बैठे, यानी कि आपको लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग एक समय, तो उस टाइम आपको फॉर्मल बनना पड़ता है। आपको उन ठीक ठीक वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। ज्यादा ही इनफॉर्मल हो जाओगे तो बोलते हैं इसको तो शर्म ही नहीं आती है, टीचर बन गया और क्लास में कैसे बात करनी चाहिए यही नहीं पता है इसको। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ये आप ध्यान कर लेना। ये जो आपकी फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट है कम्युनिकेशन, वहां पर भी आएगा, और ये यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है, फॉर्मल लैंग्वेज से और इनफॉर्मल लैंग्वेज से। क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आया था पेपर में कि दोस्त आपस में किस तरीके से बात करते हैं, इनफॉर्मल। असेंबली में जो स्पीकर है, बच्चों के साथ कैसे बात करता है, फॉर्मली। वहां पे इनफॉर्मल नहीं होएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको आगे बढ़ते हैं। वहां पे पहले उन्होंने, हमने देखा कि बच्चों को हमने खुद प्रैक्टिस करवाया, चक्रासन बच्चों ने खुद किया, अब ग्रुप में करवाया उसी चीज को, अब जो गलतियां हुई उन गलतियों को सुधारा, फिर उन सुधारने के लिए निर्देश दिए, ये करो, आपको नमक थोड़े दिन मत खाओ नहीं तो एडवांस आसन नहीं होंगे आपसे, रात को खाना जल्दी खाना तभी आपसे धोती होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी, निर्देश देना, ताकि आपको कल का अभ्यास अच्छा जाए। टीचर देते हैं ना इंस्ट्रक्शन कि कल से हम सेट कम करने वाले हैं, रात का खाना जल्दी खाना या कम खाना, ये निर्देश दिए जाते हैं ना सबको, यही तो है निर्देश, टीचिंग और क्या है। पहले से ही कुछ बता देना, एकदम से सुबह उठे आज तो चलो हम धोती करते हैं, भैया पहले बच्चों को बताओ ना। बच्चे अपने हिसाब से प्लानिंग करेंगे, पहले नाक में भैया तेल डालेंगे, नहीं तो सीधा सूत्रनीति करोगे तो घाव हो जाएगा। बोलेगे रात को मैंने तो 12 बजे तो खाना खाया है और सुबह उठते ही मैं धोती कैसे कर लूं, तो दिक्कत होगी ना, अच्छी चीज भी फिर उसको नुकसान करेगी। इसीलिए प्लानिंग की जाती है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो और ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी क्लासेस हो। इसीलिए अच्छा टीचर हर चीज को पहले ही बता देता है कि आज हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, आप पहले से प्रिपेयर रहो अपने हिसाब से। अब दोबारा से प्रैक्टिस कराना, मैंने सूर्य नमस्कार सिखा दिया, चलो चक्रासन हम कर रहे थे, चक्रासन सिखा दिया, बच्चों ने एक बार कर लिया, आपने गलती बता दी, अब फिर बोलो दोबारा करो, है ना। मैंने बताया बच्चे भूल जाएंगे, कैसे उंगलियां हमें सीधी करनी है, कैसे वेट ट्रांसफर करना है, गर्दन कैसे ढीली छोड़नी है। दोबारा बच्चा करेगा, फिर आप दोबारा से गाइडेंस दोगे उसको, फिर दोबारा से वो, फिर आप खुद करके दिखाओगे, नहीं नहीं देखो ये गलती किया तूने, ऐसे करना है।
और लास्ट में आप उसको रिलैक्स कराओगे हमेशा। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता, आने की बहुत संभावना है। अंत में हम क्या करते हैं, हमेशा ही रिलैक्स किया जाता है, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और ये भी वही बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई कि सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना क्या होनी चाहिए, शब्द वाली हो सकती है, मंत्रों वाली हो सकती है, संकल्प, जैसे मैं आप लोगों से संकल्प करवाता हूँ ताकि वो फ्यूचर में भी देश हित में आगे जाए, ना कि स्वार्थ में। जो हम करने वाले हैं उसका पहले ही बता देना कि आज हम ये लेसन प्लान पढ़ने वाले हैं, आज हम ये पढ़ेंगे, और इस तरीके से आप इन सब चीजों को पढ़ लेंगे। वही बातें दोबारा से लिखी आ गई हैं कि दोबारा से आप उनको त्रुटियों को पता लगाएंगे, फिर उसको प्रैक्टिस कराएंगे, फिर निर्देश देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये वाली चीजें अभी पढ़ाई है, दोबारा से उन्हीं पॉइंटों को लिख के यहाँ पे दे दिया कि लास्ट में फिर से शवासन करा के रिलैक्स करा देंगे। तो इतना हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो तरह के आपके सामने लोग हो सकते हैं। जैसे अभी पुष्पा जी ने बताया था कि पहले हम ये देखेंगे कि ऑडियंस कौन है। जो मैंने बहुत बड़ी गलती किया था, वो मेरे भाग्य ने साथ दिया था कि ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं थे, नहीं तो हो गया थे मेरी वही पे कहानी। तो क्या है कि नए सिरे से अभ्यास प्रारंभ करने वाले, कि सामने वाली ऑडियंस है कौन। आप योगा टीचर्स को ही तो लेक्चर देने नहीं जा रहे हो, या फिर ऐसे लोगों को जाने दे रहे जिनको ABCD नहीं पता। उस हिसाब से तो आप पूरा प्लान करोगे ना। और दूसरा, पहले से जो प्रैक्टिशियन है, जो पहले से उस विषय के जानकार हैं, उन्हीं लोगों को आपको लेक्चर देना है। और पहला, उन लोगों को जो पहली बार सुन रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा, दोनों लेक्चर्स में। उसमें पहले, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको आप बेसिक बताओगे, लेकिन जो पहले से प्रैक्टिशियन है उनको ये थोड़ी बताओगे सामान्य रूप से कि सूर्य नमस्कार से मोटापा कम होता है, इसको 12 स्टेप होते हैं। ये सिंपल, ये चीजें नए ग्रुप के लिए सही है, लेकिन इनको आप थोड़ा सा और डिफिकल्ट, अच्छे तरीके से, सूक्ष्म तरीकों से बताएंगे जो पहले से प्रैक्टिशियन हैं। एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, ये मैंने पढ़ाया था, परगमन प्रोग्रेशन का प्रिंसिपल, बताओ किसको याद है। 3 दिन पहले मैंने टॉपिक कराया था, परगमन के सिद्धांत, किसी को याद है परगमन का सिद्धांत। चलो पहले तो आप मुझे ये बताओ, टाइप करो मैसेज कि सिद्धांत कितने बताए हैं इस बुक में। बताइए, आप लोगों को कितना एक्टिवनेस से पता चलेगा। मनोज पाल जी माइक खोल के बताओ, सिद्धांत के नाम बताओ, कौन कौन से सिद्धांत थे। प्रगेश जी, सर हाँ समझ नहीं पाया मनोज सर जी मैं। बताओ। सर समझ नहीं पाया सिद्धांत मैं आपसे पता है, मैंने पढ़ाए थे आपको योग के सिद्धांत। योग के सिद्धांत सर, वो तो आपने 10 बताए थे। कौन से जी। सर वो बताए थे सर आपने, शारीरिक इस तरीके से करके सर, मुझे पूरा ध्यान तो है नहीं वो। इसको याद है, कौन माइक खोल के समझा सकता है, बस ऊपर से सर हेडलाइन बतानी है। हेलो सर। 9 सिद्धांत है सर, 9 सिद्धांत बताए गए हैं। अच्छा, वो तो योग के ही है, इसके अलावा भी और मनोविज्ञान के भी बताए थे, आगे और भी क्या क्या, मेन हेडलाइन बताइए क्या क्या थे। टोटल 5 सिद्धांत हैं, यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत और शैक्षणिक सिद्धांत, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, ये 5 थे। और फिर इसके अंदर बताए थे, यौगिक 9 थे, मनोवैज्ञानिक 7 थे, शारीरिक थे कुछ 12 और शैक्षणिक 9 थे और सामाजिक सिद्धांत। वेरी गुड, वो शारीरिक नहीं थे, वो शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के थे, रचना ह्यूमन और एनाटॉमी एंड शारीरिक। फिजियोलॉजी। जी जी। आपको, आपने अच्छे से बोला, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, ये जो सिद्धांत है जो आपकी स्क्रीन पे आया हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है, परगमन का सिद्धांत किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है और होता क्या है, बताओ कोई भी। परगमन का सिद्धांत किसके अंतर्गत आएगा, क्या ये यौगिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा,
क्या ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? क्या ये शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आएगा? क्या ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत ये आएगा? या फिर शैक्षणिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? बताओ कोई भी। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जरूर बताओगे, नहीं पढ़ा होगा तो भैया ऐसे आओ, सुनो और चले जाओ। सर मनोवैज्ञानिक में आएगा। होता क्या है, पहले तो ये बता दो आप। शैक्षणिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। सर आचरण में परिवर्तन। अच्छा जी, हाँ जी, रोशनी जी बोलिए, क्यों आएगा और होता क्या, यही बता दीजिए। सर क्योंकि परिगमन शैक्षणिक का सिद्धांत। को सिखाते हैं तो उससे रिलेटेड। सर इसमें व्यवहार में सकारात्मक नहीं प्रभाव हो। आता है। ये शैक्षणिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ लेना, पेज लेना 47 में। इसमें होता क्या वो बता आपने देता हूँ। ये बताया था ना सर, आपने 3 प्रक्रिया बताई थी ना इसमें क्या सीखने की, होता है बताओ उसमें भी मीनाक्षी जी। बताया था सर। वो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन आपने बताया था सीखने की जो वो प्रभावी लर्निंग था, उससे ऊपर वाला पॉइंट है उसी में आपने मीनाक्षी बताया जी, था वो सर। उससे ऊपर वाला पॉइंट है ये। हाँ उसी में है ये, उसी में है ये। हाँ अब सर, उसमें उसी क्या में होता है ये बताया मैं था। बताता हूँ। परिगमन सिद्धांत में ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाना, सरल से कठिन की तरफ ले जाना, ये मूर्त से एक्चुअल अमूर्त। टीचिंग होती है। जैसे कि आप लोग, मैं कहूंगा कि गाय की तरह, गाय जैसा ऐसा एक जंगल में जानवर मिलेगा, नीलगाय। आप एक को जानते थे और दूसरे को नहीं जानते थे और फिर इसको जान गए आप। या दूसरा सरल माध्यम कि जैसे कि मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको देके सिखलाता हूँ। कल मैंने सिखाया था कि हम धनुरासन से कैसे, क्वेश्चंस का टाइप मैंने आपको सिखाया था एक, कि ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिससे बच्चों का ज्ञान बढ़े। और एग्जाम्पल मैंने दिया था कि धनुरासन का डाइजेस्टिव सिस्टम पे बताओ, और फिर आप लोगों ने अपने अपने तर्क से बताया था अच्छे से आंसर, आप लोगों ने सीखा भी था। तो जिसको आप जानते हो, ऐसा मैंने एग्जाम्पल उठाया, नहीं तो मैं बुक के एग्जाम्पल उठाता तो शायद आपके दिमाग में आती ही नहीं ये चीजें। तो इसलिए मैंने धनुरासन का टॉपिक उठाया कि आप सब लोग डेली करते हो। अगर मैंने सोचा अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अगर मैं ये जो इसमें एग्जाम्पल दे रखे थे, पेड़ वाले, झरने वाले, अगर मैं ये पढ़े कलकत्ता वाले ये पढ़ूंगा तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। इसीलिए मैंने उन एग्जाम्पल्स को प्लान किया आपके लिए कि जो आप डेली करते हो, जिनको आप जानते हो, जानने से जो हम जानते हैं वहां से जो हम नहीं जानते वहां तक ले जाना, ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाना, ये है परगमन का सिद्धांत। समझ पाए सभी? अंजना शर्मा जी माइक खोल के बताओ, परगमन का सिद्धांत क्या होता है बताओ। हाँ जी भैया, अज्ञात से ज्ञात की तरफ ले जाना और सरल से कठिन की तरफ ले जाना। अभी अज्ञात मुझे क्यों बस बोला? इतना आप ख्याल है। जानते ही नहीं हो। ज्ञात बोलो ना, ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाना। जी भैया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ज्ञात ईश्वर कैसा होता है, अब मैं पहले ही ऐसा बोल दूं उसके कोई हाथ पैर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन एक मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल बताऊं कि देखो हम एक्टिविटी कर पा रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारे अंदर प्राण तत्व विद्यमान है, हम जानते हैं, हाँ हम सांस ले रहे हैं, वो डोगी चल रहा है, क्यों चल रहा है, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हैं। इसके पीछे एक एनर्जी है। जैसे ये कुत्ता चल रहा है ऐसे ही हमारा पूरा संसार चल रहा है। फिर कहेंगे हम जानते हैं ना, पृथ्वी को जानते हैं, फिर हम बाहर जाएंगे अज्ञात की तरफ। जैसे ये पृथ्वी है ऐसे मंगल ग्रह और भी हजारों आकाश गंगाएं हैं, वहां भी ऐसा हो रहा है। वो आपके लिए अज्ञात हो गया ना, आप नहीं जानते। तो मैं ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाकर के फिर ईश्वर को आपको समझा रहा हूं। दैट मेथड इज परगमन सिद्धांत। समझ पाए सभी आप? जी भैया, क्लियर।
तो मैं एक बार, क्योंकि समय हो गया है और लेकिन मैं पढ़ाना आपको चाहता हूँ अभी, तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं आधे घंटे जी सर। और? किसी को ज्यादा समस्या तो नहीं है? बता दीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं क्लास को मैं कल करा दूंगा। लेकिन अब ये संख्या मुझे 36 ही दिखनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सर डेटा खत्म होने राहुल वाला आगे है। सर, आगे बढ़। राहुल सर क्लास से मुझे लीव करना पड़ेगा थोड़ा, ये सब मेरा माफी डेटा भी चाहेंगे जाने वाला है। तो, सॉरी। ठीक है, मैं कल करा दूंगा आपको। तो भैया आप हम लोग इसमें यहाँ ये तक आपका बोल कंप्लीट सकते हुआ? हैं, हेलो भैया हम इसमें ये भी बोल सकते हैं ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर भी जाते हैं। मूर्त से मूर्त बोलो ना, अच्छा, मूर्त से अमूर्त क्यों बोल मूर्त। रहे हो? मूर्त से, है ना? हाँ जैसे कि हमें ईश्वर को सिखाना है, हमें निराकार ध्यान सिखाना है, पहले हम साकार को सीखेंगे, उसके बाद में निराकार में जाएंगे। इसीलिए तो साकार का ध्यान बना है, पहले छोटा चीज सीखो फिर बड़ी चीज में जाओ, यही तो परगमन है, जी जी। ठीक है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम चीजों को यूज करते हैं, बस आपको ये वर्ड्स याद हो जाने चाहिए। मैं 5-10 मिनट मेन मेन ये वाला टॉपिक तो कम से कम पूरा ही करा दूं। तो ये परगमन सिद्धांत हो गया, और इसके बाद में अंत में मेडिटेशन ध्यान कराना आपको, ध्यान का अभ्यास। और आप ये लोग ये टॉपिक कल पढ़ के आना, भैया ध्यान पढ़ पे। के आया था, आज आपने बोला था पढ़े 100 हैं तक सर, पढ़ना। कल पढ़े फिर थे पढ़ना, सर। आपको और से नई चीज जी मिलेगी, देखना। आप ये पढ़ोगे आपको कल और नया चीज मिलेगा, ये ध्यान क्यों करें, कैसे करें, ये कौन सी मशीनें हैं, ये ईजी क्या है और क्या है, इन चीजों को आप पढ़ के आना। जी। और कल फिर मैं आपको, और कल हम पाठ नियोजन करेंगे। पाठ नियोजन हमारे सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमारी यूनिट में भी स्पेशली दिया हुआ है ये, कि पाठ नियोजन को करो। कि सबसे पहले क्या होता है, पहले क्रमांक होता है, दिनांक होता है, अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, इन चीजों को ये आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, सहायक सामग्री क्या है, ये चीज आएंगे पेपर में, ठीक है? इन चीजों को आप देख लेना, सीक्वेंस आ सकती है इनकी, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ मुझे समझाने में, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है, अगर मैंने तेजी दिखाई तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। दिखेंगे बहुत आसान, लेकिन गहराइयां इनकी बहुत है इस टॉपिक। और क्योंकि हम एक साथ दो दो यूनिट कवर कर रहे हैं, साथ में हम फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी यही चीजें आएंगी, और मैं दोबारा से फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ाऊंगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे मैं इतनी आराम से पढ़ा रहा हूँ इस चीज को। तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने आज पढ़ाए हैं, ठीक है? सभी तैयार हो? मैसेज करके बताएं मुझे। तो मुझे बताएंगे सबसे पहले, प्रिया जी बताएंगे मुझे, प्रिया तिवारी जी, आप मुझे बताएंगे कि क्लास के स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या चीज की जाती है? कोई बात नहीं भावना जी, मैं समझ सकता हूँ, जब तक है जब तक अपना देख लीजिए। हाँ भावना जी, आप ही बताइए। सर प्रार्थना, प्रणाम सर। प्रार्थना करेंगे, वेरी गुड। और सर सबसे प्रार्थना के विशेष जो बाद पूछ है, दिया तो, प्रार्थना के बाद पूछे तो। प्रार्थना के बाद, हाँ प्रार्थना के बाद बताओ, चलो आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है ये। सूक्ष्म प्रार्थना व्यायाम। के सर बाद में बैठिए हम आप। अभ्यास कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चन ये बनता है, हम अभ्यास कैसे कराएंगे? एक तो प्रार्थना के बाद सामान्य रूप से, रुको, जो इस बुक में दिया है उसमें क्या दिया है कि पहले तो हम इंट्रोडक्शन देंगे, हम क्या कर रहे हैं आज, क्या हमें कराना है ना? और आज हम ये चीज करने वाले हैं, उसकी फिर उसके एक डेमोस्ट्रेशन छोटा सा दिखा दिया, उसकी ये विशेषताएं हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और विशेषताएं बताने के बाद अगला पॉइंट कौन सा है मुझे बताएं, संतोषी जी।
जी भैया। फिर बताओ विषय। मौखिक प्रस्तुतिकरण करेंगे। मौखिक कर तो दिया अभी। देखो प्रार्थना हो गई, जी प्रार्थना के बाद में मौखिक रूप से बता दिया, आज मैं ये करने वाला हूँ। सर फिर दानात्मक अब आसन में बैठना है। दूसरे भाग में प्रदर्शन अभ्यास करेंगे। अभ्यास का फिर विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण अभी मैंने यही बोला था, विश्लेषण कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे? व्यक्तिगत करेंगे भैया, व्यक्तिगत रूप से उसको अभ्यास का समय देंगे। समय देंगे। व्यक्तिगत अभ्यास, ये सीक्वेंस आप याद कर लेना। उसके और बाद उसके में बाद क्या होगा? समूह के अभ्यास कराएंगे, फिर उसमें समूह का सुधार अभ्यास होएगा। कराएंगे। ये बताएंगे कि किस चीज से सुधार की आवश्यकता है या नहीं है। निर्देशन कार्य करेंगे। फिर अभ्यास के निर्देश- विविध स्पष्टीकरण करेंगे। फिर अभ्यास की पुनरावृत्ति करेंगे। फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति करेंगे। फिर विश्राम होती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज हमने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन अच्छे से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो परगमन का सिद्धांत मुझे अब को बताएंगे, राधिका जी मुझे बताएंगी परगमन का सिद्धांत क्या होता है और किसके अंतर्गत ये आएगा। राधिका जी के तो क्लास चल रही होगी, अभी छोड़ देते हैं राधिका जी को। मयंक जी बताइए। सर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, मतलब सरल से कठिन की ओर जाएंगे, तो यही प्रगमन का सिद्धांत। ठीक है। उमा पटेल जी आप मुझे बताइए, कुल कितने सिद्धांत हैं? जी शैक्षणिक के अंतर्गत भी सर की टोटल टोटल ऊपर ऊपर से नेमिंग बताओ, कितने सिद्धांत हैं? ऊपर से इसमें 5 सिद्धांत बताए गए हैं। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शरीर रचना क्रिया विज्ञान सिद्धांत और शैक्षणिक सिद्धांत और समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक वर्ड में आप कोई पर्सन मुझे बताएगा, मुझे बताना। मनोज पाल जी आप मुझे बताना कि यौगिक सिद्धांत के अंदर के क्या चीजें आएंगी। एक दो कोई पॉइंट बताइए। हेलो बताओ सर, बताओ आवाज आ रही है बताइए। मेरी? यौगिक सिद्धांत में आ रही है, बोलिए। सर सही से ध्यान है नहीं मुझे। भैया इसमें आयु का प्रेरणा ध्यान जी, रखेंगे। सर हम भैया नौ आयु है का बताएं। सिद्धांत वो। ना मोना जी, गड़बड़ कर रहे हो। प्रेरणा जी बताओ, यौगिक सर सिद्धांत ये में 9 क्या सिद्धांत आएगा? हैं। हाँ, कोई एक दो बताओ। जी सर इसमें ये है कि एक तो सर आसन मैं करते वक्त मंद गति और बिना झटके से करना सर। हाँ, क्षमता के अनुसार उनको कराएंगे और आसन जबरदस्ती किस, नहीं कराए जाएंगे। हाँ जबरदस्ती नहीं कराएंगे। और जो वेरी गुड, समझ आ गया ना यौगिक में क्या है। और जो विधियां बताएंगे हाँ ना उसके तरीके से बताएंगे जिसके कारण से वो धीरे धीरे क्रियाओं को करे, वो जल्दीबाजी ना करे कि उनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है। अब मुझे लक्ष्मी मैम बताएंगे मुझे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में क्या है। मनोवैज्ञानिक में स्किप कर रहा है सर, एक बार हिंट दीजिए थोड़ा सा। क्यों ना। सर हम बताएं। हाँ बताइए। रोशनी जी बताइए, बताओ रोशनी सर जी। इसमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्टूडेंट जो है वो किस लेवल के हैं, उसकी अभिरुचि के अनुसार हमें पाठ्यक्रम को पहले निश्चित करना होता है। उसके बाद फिर उनके सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, उनके अनुभव के अकॉर्डिंग हम लोग सर्च करते हैं कि उन्हें किन चीज़ों को सीखने के लिए हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। फिर उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा टीचर वेरी गुड, बनने के बहुत लिए बढ़िया। हमें कुछ काम करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो लक्ष्मी मैम आपका वो तो गलत हो गया, अब ये वाला गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप इसी विषय के मास्टर हो। बताओ, शरीर रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत बताओ। सर इसमें सबसे पहले तो उम्र का देखेंगे कि हम किस उम्र के बच्चे को करा रहे हैं। फीमेल मेल देखेंगे, स्त्री पुरुष देखेंगे, उनकी अवस्था प्रौढ़ा वृद्धावस्था देखेंगे, उनकी स्पेशल नीड देखेंगे कि कोई जैसे बीमारी से कोई ग्रस्त है तो उनका ग्रुपिंग अलग, जैसे डायबिटिक वाले का अलग है, ब्लड प्रेशर वाले का अलग है वो, और कोई स्पेशल डिसेबिलिटी वाले पर्सन होंगे उनका अलग।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे डॉक्टर माधवी पटेल जी मुझे बताएंगी कि शैक्षणिक सिद्धांत का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। सर मुझे देखना पड़ेगा, मैं देख के बताऊं बुक में। समय लोगे आप देखने में ना? मैं बोलूं? और मैंने आगे बताओ नहीं किया स्वाति था। जी, बताइए। कल पढ़ के जैसे आना कि हम माधवी जब जी, मैं कोई आपसे भी फिर पूछूंगा कल, ठीक है? ओके सर। कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं तो हमारे सेंस ऑर्गन से सीखते हैं, तो हमें जो भी अनुभूति देनी है वो इसका ख्याल रखना है कि हर सेंस ऑर्गन वहाँ पे शामिल हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखे बच्चा। इसीलिए हर सेंस ऑर्गन्स को उसमें शामिल करना है। बहुत बढ़िया, उमा जी ने मैसेज में भी बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे कि सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत, अमिता मौर्य जी बताएं। सर जो टीचर होता है वो एक अच्छा चरित्र वाला होना चाहिए। जैसे कि टीचर को वह टीचर एक आदर्श टीचर होता है, और टीचर को हमेशा अपने चरित्र पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि एक अभी हम पढ़ ही भी रहे थे ना कि टीचर मित्रवत भी हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूरी बना के रखे, अपनी हर पर्सनल चीजें अपने स्टूडेंट को ना बताएं, लेकिन दोस्त की तरह वो रहे। और क्योंकि बच्चे आदर्श बनाते हैं अपने टीचर को, तो वो आदर्श की मर्यादा टीचर भी बना के रखे और बच्चे भी बना के रखे, दोनों की अपनी अपनी सीमा होती है। बहुत बढ़िया। और अब मेरा एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ। मुझे समिता जी बताएंगे मुझे कि कक्षा प्रबंधन में इस बुक के अनुसार कितने प्रकार के साधक या व्यक्ति बताए गए हैं? समिता जी। मुझे बताएंगे। समिता जी नहीं बता रही हैं, अनुराधा जी बता दीजिए आप। हाँ सर, 4 प्रकार के हाँ उसमें ये होते हैं। प्रारंभिक छात्र, अनुभवी और प्रगत छात्र, विद्यालय छात्र और विशेष ध्यान दिए जाने योग्य समूह। ये 4 बातें बताई गई है। में हेलो। सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? नीरज जी बताइए, इन 4 वर्गों में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है विद्यालय वाला। संख्या की दृष्टि से? विद्यालय 6 से 18 और हो गया आयु वर्ग विद्यालय। क्या है उसमें? इसी उम्र के बच्चे ज्यादा योग करते हैं। Very 6 से good, 18। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं, जयसूरी जी से पूछ लेता हूँ। जयसूरी जी, आप मुझे बताएंगे कि बैठने के लिए कितनी दूरी का आसन होना चाहिए? 2.5/6 का। आसन और कितना उसके एक ऊपर व्यक्ति घेरता है करने के लिए? 40। थोड़ा कंफ्यूज हो आप? कौशल जी मुझे बताएंगे। कंफ्यूज हो, कंफ्यूजन 40 स्क्वायर कंफ्यूजन। फीट जगह चाहिए एक आदमी को, और उनका आसन का साइज 3 x 6 फीट चाहिए। क्या? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगी प्रेरणा जी, छोटे समूह के लिए बैठने की सबसे उत्तम व्यवस्था कौन सी है? अर्धचंद्राकार भैया। बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि भैया उसमें एक तो बच्चों का आपस में एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते, और दूसरा ये कि टीचर के साथ आई कांटेक्ट रहता है, टीचर को इधर उधर मुंह नहीं घुमाना पड़ता है, सामने से देख पाते हैं टीचर उस बच्चे को, हर बच्चे पे ध्यान दे पाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मयंक जी मुझे बता, किस टाइप का साधन है कि देखने वाला, सुनने वाला, या देखने सुनने दोनों वाला? आवाज कटी सर आपकी, थोड़ा सा रिपीट करेंगे?
मैं कह रहा हूँ ब्लैक बोर्ड किस टाइप का मीडियम है टीचिंग एड में? टीचिंग एड में सर ब्लैक बोर्ड क्या है? केवल दृश्य है सर, केवल दृश्य है सर वो। अब मुझे उमा जी एग्जाम्पल दे दीजिए, केवल दृश्य का, केवल श्रव्य का और दृश्य श्रव्य दोनों का एक एक एग्जाम्पल। जी, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और लाउड स्पीकर हो गया, इसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। और टीवी और जैसे वीडियो होता है, इसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, ग्राफिक साधन, ये सब, और जो यौगिक मॉडल वगैरह जो होते हैं, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। और अब मुझे बताएंगे अगला कि क्वेश्चंस कितने टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं, और मुझे रोशनी जी बताएं कितने प्रकार के क्वेश्चंस हैं, उनके नेमिंग बता दीजिए। 7 टाइप के क्वेश्चंस हैं हाँ। सर, और नाम मुझे नहीं पता सर, सॉरी, क्योंकि क्लास अटेंड नहीं की थी इसलिए पता नीरज जी नहीं। बताइए। कोई बात नहीं, नीरज जी बोलिए। बताओ मोना जी, बताओ। प्रस्तावना प्रश्न, प्रश्न बनाना, विचार करने पर मजबूर होने वाले प्रश्न, कुछ समस्याओं से संबंधित प्रश्न होंगे, और बोध कराएंगे जिसमें वो वाले प्रश्न होंगे, और तुलना करने वाले प्रश्न होंगे, और फिर सारांश लास्ट में प्रस्तुत करते उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो डिटेलिंग ये मुझे हमने थोड़ी, कवर कर लिया। हाँ, कुछ पूछना है क्या? नहीं ये बोली थी डिटेल थोड़ी मुझे कंफ्यूजिंग है, वो नहीं बता ना पाऊंगी। ना 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 डिटेल छोड़ दो, अभी टाइम भी नहीं है, आप पढ़ लेना। मैंने आपको कल अपने एग्जाम्पल्स, मैंने अपनी तरीके से बताए थे एग्जाम्पल्स, आपने लिखे होंगे वो। अब मुझे भी जी नहीं जी पता मैंने क्या क्या बोला था, अब बोलूंगा सुनूंगी तो नए एग्जाम्पल्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे इसको। अब किसी को कोई समस्या हो तो वो अपनी बता सकता है।